नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष मालती जोशी द्वारा रचित कहानी पिया पीर ना जाने लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस कहानी में लेखिका ने संयुक्त परिवार में होने वाले आपसी तनाव, झगड़े किस तरह से मन ही मन अनेक प्रकार के अलगाव में बदलते हुए दिखाई देते हैं, उसका यहाँ पर मार्मिक रूप दिखाने की भरसक कोशिश की है। हम देखते हैं कोशिश इस रूप में कि मतलब कर दी है कि किस तरह से पात्र अपने-अपने आधार पर अपनी-अपनी बात को एक तरह से महसूस करते हुए दिखाई देते हैं। पूरी कहानी का मैं यहाँ पर एक तरह से सार प्रस्तुत करूँगी। सार के साथ-साथ किस तरह की समस्याएँ या किस तरह की कुंठा, अवसाद, तनाव, कड़वाहट रिश्तों में उत्पन्न हो जाती है, उसका भी मैंने कुछ पॉइंट्स देकर एक तरह से रूप प्रस्तुत किया है। हम देखते हैं कि घर में किसकी ज़्यादा किस रूप में चलती हुई दिखाई देती है। यहाँ चलने से तात्पर्य है कि पैसों का जो अ, रूप है या पैसे किसके पास अधिक है, उसका ही बोलबाला परिवार में चलता हुआ दिखाई देता है। हम देखते हैं कि आजकल के स्तर पर संयुक्त परिवार खत्म होते चले जा रहे हैं। एकल परिवार का ही एक तरह से स्वरूप समाज में रहता या आगे बनता चला जा रहा है। ये जो कहानी उस समय पर लिखी गई, उस समय पर संयुक्त परिवारों का चलन हुआ करता दिखाई देता था और संयुक्त परिवार में ना तेरा ना मेरा का जो रूप है, वो उस रूप में मायने नहीं रखता हुआ दिखाई देता था। जो है सबका है। पर कई बार हम देखते हैं, धन के रूप में चाहे वह बड़ा बेटा कमाता हो, छोटा बेटा कमाता हो या अन्य परिवार का कोई सदस्य कमाता हो, तो उसकी तरफ पलड़ा ज़्यादा भारी होते हुए दिखाई देता है और उसके आधार पर ही पूरे घर की एक तरह से नींव बदलती हुई दिखाई देती है। नींव रखती तो आपने बहुत सुना ही दिया होगा, पर बदलते हुए दिखाई देती है क्योंकि हम देखते हैं कि जैसा वो चाहता है, वैसा वो होता हुआ दिखाई देता है कई बार। कई बार वो नहीं भी चाहता तो घर के जो बड़े-बुजुर्ग हैं, उनको इतना महत्व दे देते हैं कि जो आस-पास के जो अन्य पात्र हैं या सदस्य हैं जीवन जी रहे हैं, उन्हें कहीं न कहीं पीड़ा का एहसास होते हुए दिखाई देता है। तो इस कहानी में मालती जोशी ने पात्र किस तरह से मन ही मन अनेक प्रकार की पीड़ाओं से गुजरते हुए दिखाई देते हैं, उसका यहाँ पर मार्मिक रूप एक तरह से प्रस्तुत किया है। हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार में सभी अपने-अपने आधार पर पूरा सहयोग देते हैं परिवार को बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए या रिश्तों में जो भी हल्की-फुल्की नोक-झोंक होती है, वह खत्म करते हुए दिखाई देते हैं और बड़े-बुजुर्ग का इसमें महत्वपूर्ण रोल होते हुए दिखाई देता है, यानी कि भूमिका होते हुए दिखाई देती है। पर जब बड़े-बुजुर्ग ही अपने पथ से एक तरह से पथभ्रष्ट हो जाते हैं या हम देखते हैं कि वह पथ को और ज़्यादा बोझिल बनाते हुए दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर अन्य पात्र अनेक प्रकार की वेदना को सहते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा ही रमा के साथ हुआ। रमा अपने परिवार में बहुत ज़्यादा खुश थी। बूढ़ी माँ थी, जिसके द्वारा वह अपना जीवन यापन करती हुई दिखाई देती थी। रमा अ, एक स्कूल में नौकरी किया करती थी और नौकरी के साथ-साथ वह अपने परिवार का भरण-पोषण भी करते हुए दिखाई देती थी। पर हम देखते हैं कि अगर इंसान अपने परिवार का भरण-पोषण करता हुआ दिखाई देता है या पूरी तरह से अपनी जो आय का जो पूरा रूप है, वह अपने माता-पिता के चरणों में अर्पित करता है या उन्हीं को देता हुआ दिखाई देता है, तो वह उसकी एक महत्वपूर्ण रूप वहाँ पर होता है। ऐसे ही रमा अपनी माँ को अपनी पूरी कमाई देते हुए दिखाई देती है, पर माँ उसके बारे में कुछ नहीं सोचती है कि उसकी शादी करनी है, 27 साल की हो गई है या इस तरह के कोई भी विचार उसके मन में नहीं आता हुआ दिखाई देता है। बड़े-बुजुर्ग या अन्य रिश्तेदार या अन्य सहेली के रूप में कोई उन्हें मार्गदर्शन देते हैं, तो वह उस पथ की ओर चलने लगते हैं। तो ऐसा ही कहीं न कहीं रमा
की माँ ने उसके साथ करते हुए दिखाई दिया। एक शादीशुदा व्यक्ति से उसकी शादी कर देती है। शादीशुदा से यहाँ तात्पर्य है कि उसकी जो पहली बीवी थी वह किसी न किसी कारण एक तरह से मर गई थी, अकस्मात मृत्यु हो गई थी। उसके बाद दूसरी यानी कि दुआजू शादी एक तरह से लड़के की होती हुई दिखाई देती है और उसे ज़रा भी इस तरह का मलाल नहीं होता कि मैं अपनी बेटी की शादी एक शादीशुदा व्यक्ति से करने जा रही हूँ। कहीं न कहीं वह अन्य लोगों के एक तरह से संपर्क में आती दिखाई देती है और उनके कहे पर चलती हुई दिखाई देती है। तो रमा की शादी शादीशुदा व्यक्ति से कर देते हैं और शादीशुदा होने के कारण वह घर में उसका जब वह घर में रमा जाती है तो माँ का ही एक तरह से अम्मा का ही एक तरह से एक छत्र राज चलते हुए दिखाई देता है, जिसके कारण बड़ी बहू होने के कारण वह कुछ नहीं बोल पाती है। पर इससे भी पहले हम देखते हैं कि देवर की शादी हो जाती है और देवर की शादी जिससे होती है उसकी जो बहू है वंदना, वे पेशे से डॉक्टर है और यहाँ पर रमा को पहले ही उसके पति ने मना कर दिया था कि तुम नौकरी नहीं करोगी, तुम घर-बार देखोगी और वह खेती-बाड़ी देखा करता था गाँव में। पर किसी कारणवश अलग-अलग जगह ये लोग रहते थे, वो गाँव में रहती थी रमा और वंदना शहर में रहती थी। तो अनेक प्रकार से आपत्ति, विपत्ति एक तरह से घेरे हुए दिखाई दी क्योंकि खेती-बाड़ी में उतना ज़्यादा मुनाफ़ा नहीं हो रहा था जिसके कारण अम्मा ने पूरे परिवार को गाँव से शहर में बुला लिया और बुलाने के कारण अनेक प्रकार के वाद-विवाद मन में या हम कहें अनदेखी दास्ताँ परिवार में एक तरह से शुरू होती हुई दिखाई देती है। क्योंकि घर में जो एकमात्र राज है वह कहीं न कहीं छोटी बहू वंदना का चलते हुए दिखाई देता है क्योंकि उसमें उसकी माँ का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप रहता है। यानी कि माँ हर बात में वंदना को एक तरह से सर्वोपरि रूप में रखते हुए दिखाई देती है, जिसके कारण रमा के मन में अनेक प्रकार से खटास आती है पर वह परिवार को एक रूप में लेकर चलना चाहती है, एकता के रूप में लेकर चलना चाहती है, जिसके कारण वह अम्मा की व अपने पति की एक तरह से पीड़ा को सहन करती हुई दिखाई देती है, पर वह कुछ नहीं बोलती। उसका देवर बहुत अच्छा है। वह अपनी भाभी की हर बात सुनता है और कहीं न कहीं आड़े-टेढ़े वक़्त में उनकी मदद भी करते हुए दिखाई देता है और मदद करते हुए वह किसी तरह का कोई एहसान नहीं दिखाता, जिस तरह से अम्मा और वंदना करते हुए दिखाई देती है। वह भाभी को हर चीज़ मुहैया कराने की कोशिश करता है या परिवार में जो उनकी 2 बेटियाँ हैं बड़े भाई की, उनसे भी वह बहुत प्रेम करता हुआ दिखाई देता है और उनके पढ़ाने से लेकर कपड़ों तक या अनेक प्रकार की इच्छाएँ एक तरह से पूर्ण करने का तात्पर्य यहाँ पर रखते हुए दिखाई देता है। हम देखते हैं कि किस तरह से वह अपने बच्चों में और अपने भाई के बच्चों में किसी तरह का कोई फेर-बदल नहीं करते हुए दिखाई देता है। जैसे अपने बच्चों को प्यार करता है, उससे ज़्यादा बड़े भाई की लड़कियों को प्यार करता हुआ दिखाई देता है। हमारे समाज में हम देखते हैं कि घर से ही अनेक प्रकार की नकारात्मक चीज़ें हमें कई बार प्राप्त होते हुए दिखाई देती है। भेदभाव के रूप में हमें अनेक प्रकार से व्यंग सहने पड़ते हैं या मिलते हैं। हम देखते हैं कि लड़की को पहले बोझ माना जाता था और कहीं न कहीं उसके जन्म पर माथे पर जो तूड़ियाँ हैं, वह भी पड़ते हुए दिखाई देती थी और हाय-हाय भी करते मचते हुए दिखाई देते थे, जिसके कारण अनेक प्रकार से जो माँ का जो मन है, वह एक तरह से विचलित होते हुए दिखाई देता था। ऐसे ही रमा के साथ हुआ। 4 बच्चे हुए जिसमें से चारों लड़कियाँ ही थी जिसमें से 2 लड़कियाँ एक तरह से अ, गर्भ का होते ही वो एक तरह से उसे रिमूव करा दिया गया, जिसके कारण अनेक प्रकार की परेशानियाँ शरीर में जन्म लेती हुई दिखाई दी। केवल पहली और चौथी लड़की को वह रख पाए। पहली लड़की का नाम रसिका और दूसरी का लतिका। हम देखते हैं कि किस तरह से दोनों ही बेटियाँ पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार थी।
एक दिन क्योंकि परिवार से ही चीज़ें शुरू होती हैं, तो लड़कों का जन्मदिन देवर के जो लड़के थे उनका जन्मदिन मनाया जाता था, पर बड़े भाई की लड़कियों का जन्मदिन नहीं मनाया जाता था क्योंकि हमारे समाज में हम देखते हैं कि जो संपन्न परिवार है, वहाँ पर तो सभी को एक रूप में रखते हुए दिखाई देते हैं। जो निम्न परिवार है या मध्यम वर्गीय परिवार है, उसमें इस तरह के भेदभाव अधिक रूप में दिखाई देते हैं, जिसके कारण बच्चों में भी अनेक प्रकार के तनाव या द्वंद झेलते हुए दिखाई देते हैं। एक दिन लतिका क्लास में फर्स्ट आती है तो कहीं न कहीं जो उसके देवर हैं बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी में वह उसे एक उपहार माँगने के लिए कहते हैं। तो उपहार स्वरूप वह अपनी बर्थडे मनाने की माँग करती हुई दिखाई देती है, जिसके कारण देवर बहुत खुश होता है और पूरे सहयोग से उसको मनाने की कोशिश भी करता हुआ दिखाई देता है। पर अम्मा या वंदना कई जो है माथे की तोड़ियाँ एक तरह से पड़ते हुए दिखाई देती है। वह अम्मा रमा को कहती है कि देखो देवर कितना खर्च कर रहा है, तुम्हें वंदना की सुननी चाहिए, तुम्हें वंदना के साथ बैठना चाहिए, उसके काम में हाथ बटाना चाहिए और जो भी पैसे आएँ वह तुम वंदना को दे देना। जिसके कारण रमा का मन बहुत ही मायूस हो जाता है और वह इस वाक्य को दोबारा नहीं दोहराना चाहती, बेटियों को समझाती है कि आज के बाद जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। अनेक प्रकार के ऐसे संवाद लेखिका ने बहुत ही मार्मिक रूप से बताने का प्रयास किया है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वह कहीं न कहीं कई बार माँ के व पिता के साँचे में ढलकर अच्छे कदमों के रूप में आगे चलते हुए दिखाई देते हैं, पर परिवार में इस तरह के भेदभाव के कारण अनेक प्रकार की स्थितियाँ जन्म लेती हुई दिखाई देती है, जिसका रूप यहाँ भी लेखिका ने अ, अनेक प्रकार से दिखाने की कोशिश की है। एक प्रकार मैंने आपको बर्थडे का बताया या जिस तरह से लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता था, उसका भी हम देखते हैं कि अ, कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ते हुए दिखाई देता है और अनेक प्रकार की स्थितियाँ जन्म लेते हुए दिखाई देती हैं। यही स्थितियाँ जन्म रसिका के मन में भी लेते हुए दिखाई दी। वह जब बड़ी हुई और डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाती है, यानी कि शहर में ही जाती है अनेक प्रकार के छोटे-मोटे इंस्टीट्यूट में उसने भाग लिया, अनेक प्रकार के एंट्रेंस एग्ज़ाम उसने दिए, पर कहीं न कहीं वह विफल होती हुई दिखाई दी, जिसके कारण हर तरह से अनेक प्रकार की विफलता भी मन में जब आती है, तो मन अनेक प्रकार से अ, और दिशाओं में भागता हुआ दिखाई देता है। इससे ही रसिका ने माइकल नाम के लड़के से अंतरजातीय विवाह कर लिया और उसी के साथ वह भाग जाती है, जिसके कारण परिवार में रमा और लतिका का जीना बहुत ही दुर्भर होते हुए दिखाई देता है। लतिका को रात-दिन अम्मा ताने मारती हुई दिखाई देती है कि तेरी बहन ने क्या ऐसा काम कर दिया कि मुँह दिखाने के लिए समाज में नहीं छोड़ा। अनेक प्रकार से अ, अच्छे-बुरे वक़्त में या चौबीसों घंटे अगर आप एक ही बात को कहते रहेंगे, तो उन बच्चों के मन में अनेक प्रकार से पीड़ा उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है, जिसके कारण वह उल्टे-सीधे कदम लेते हुए दिखाई देते हैं। अम्मा का लगातार बोलना लतिका से सहन नहीं हुआ, जिसके कारण वह पंखे से लटक कर अपनी एक तरह से आत्महत्या कर लेती है और इसका भी हम देखते हैं कि जो खामियाज़ा है, रमा को भुगतना पड़ता है क्योंकि माँ के रूप में हम देखते हैं कि कहीं न कहीं अगर बेटियाँ अ, ज़ अपने मकाम में सफल होती है तो कहीं न कहीं माँ के या पिता के कंधों पर या माथे पर 4 चाँद लगते हुए दिखाई देते हैं। पर अगर थोड़ी-सी भी इस तरह की चूक हो जाती है तो परिवार वाले जीने नहीं देते जिसके कारण रमा के मन में अनेक प्रकार की हीनता, कुंठा जन्म ले लेती है और वह परिवार से एक तरह से कटने लगती है। माँ, अम्मा हो या पति भी हो, वह भी उसे भाते हुए दिखाई नहीं देते क्योंकि पति तो कोई काम करता नहीं, जब खेती-बाड़ी थी तभी वह काम करता हुआ दिखाई देता था, नहीं तो अन्यथा वह किताबों में या अपने आराम तलब
रूप में अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देता था। घर में क्या हो रहा है, बेटियों को क्या ज़रूरत है, कभी पिता ने उस रूप में जाना नहीं, ना ही उनकी ज़िम्मेवारियाँ ली, ना ही किसी तरह का कोई भी जीवन में हस्तक्षेप किया। पर जब रसिका ने इस तरह का कदम उठाया तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रहार किए गए पिता की ओर से, बहुत सारे कड़वाहट या झल्लाहट उसे झेलनी पड़ी, जिसके कारण उसके मन में भी पिता के प्रति जो भाव था, आदर था, सम्मान था, वो तो पहले ही खत्म था। पर जिद बहस के रूप में या हम कहेंगे वाद-विवाद में वह पिता से लड़ते हुए दिखाई देती थी। रमा के मन में अनेक प्रकार की मानसिक पीड़ाएँ चल रही थी, वह चुप रहती थी या अनेक प्रकार से गुस्सा, जलाहट भरी हुई दिखाई देती है। घर में कोई मेहमान आ जाता या वंदना से किसी भी तरह की कोई चर्चा होती तो वह आक्रामक, आक्रोश से भरती हुई दिखाई देती थी, जिसके कारण उसकी मनस्थिति का वहाँ पर पता चलते हुए दिखाई देता है। एक बार रसिका किसी नौकर के द्वारा या किसी माली के द्वारा सूचना वह भिजवाती हुई दिखाई देती है कि वह सड़क के उस पार खड़ी हुई है, तो माँ दौड़ी-दौड़ी र रल रसिका से मिलने के लिए जाती है और रसिका उसके मन में माँ के मन में अनेक प्रकार से अ, भाव भरती हुई दिखाई देती है कि माँ तुम अपना आत्मसम्मान मत खो, तुम स्वाभिमानी हो, तुम दोबारा से नौकरी करने का प्रयास करो, जिसके कारण माँ उसके शब्दों से बहुत प्रभावित होती है और कहीं न कहीं अब अपने लिए जीना चाहती है, क्योंकि हम देखते हैं कि नारी संपूर्ण रूप से परिवार के लिए समर्पित होती हुई दिखाई देती है। वह जब से शादी करके आई होती है और अंत तक वह पिता के लिए, परिवार के लिए या अपने पति के लिए एक तरह से जीती हुई दिखाई देती है, अपने लिए नहीं जीती। तो वह मन ही मन ये ठान लेती है और अपने पति को या देवर को वह साफ-साफ शब्दों में बता देती है कि मैं आगे नौकरी करने वाली हूँ, जिसके कारण पति बहुत आक्रामक हो जाता है। और उसका जो आक्रामक रूप है, वह रमा पर नहीं चल पाता, क्योंकि रमा ने बहुत सारा टाइम इन सब चीज़ों में एक तरह से अपने आप को उलझा दिया, गँवा दिया, जिसके कारण जो पति का जो आदर-सम्मान था, वह भी उसके मन से जाता रहा। अब वह उससे डरती नहीं थी, वह पूर्ण रूप से आत्मसम्मान के रूप में, स्वाभिमान के रूप में उसके सामने प्रस्तुत होकर अपनी नौकरी के लिए कहती है कि मुझे नौकरी करनी है, मुझे ना घर चाहिए, ना परिवार ना चाहिए, ना ही तुम चाहिए, पति के रूप में कहती है। और वह समाज और परिवार के जो तीखे व्यंग है, उसे अब वो और नहीं झेलना चाहती, क्योंकि वह खुद स्वाभिमानी है, वह अपना जीवन खुद जी सकती है। ना ही उसे अपनी बेटियों से जो परिवार को बाँधी हुई डोर थी, वही नहीं रही, तो वो उस घर में रहकर क्या करेगी? क्योंकि पति ने कभी उसका पक्ष लिया नहीं, हमेशा उसे जब से शादी हुई तब से लेकर अब तक केवल तीखे बाण ही उसे दिए। तो पति के लिए जो प्रेम था, वह भी एक तरह से जाता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं न कहीं हम देखते हैं कि जब एक ही व्यक्ति पर अनेक प्रकार के प्रहार सहने को मिलते हैं, असफलताएँ मिलती हैं, तो कहीं न कहीं वह आक्रामक आक्रोश अपने मन में भरता हुआ दिखाई देता है और एक वक़्त ऐसा आता है कि वह पूरे परिवार से लड़ते हुए दिखाई देता है या उनको छोड़ते हुए दिखाई देता है। उसे लगता है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी या जीऊँगा। तो इस रूप में नारी सशक्तिकरण का जो यहाँ पर रूप है, वह लेखिका ने अंत में दिखाने की कोशिश की है कि वह किस तरह से परिवार से विद्रोह करके अपने वर्चस्व को दोबारा से स्थापित करती हुई दिखाई देती है। धन्यवाद।